हेलो स्टूडेंट्स, आपने एनसीईआरटी चैप्टर 6 जिसका नाम वर्क एनर्जी पावर एंड कोलिजन है, इसमें एक्सरसाइज के अंदर आपने 6.12 तक प्रॉब्लम कर ली। अब हम लोग 6.13 से आगे की प्रॉब्लम को देखते हैं। आइए देखते हैं क्या है हमारा प्रॉब्लम 6.13। A raindrop of radius 2 millimeter falls from a height 500 meter above the ground। जो रेन ड्रॉप है इसका रेडियस दे दिया हमें 2 मिलीमीटर टू 10 टू द पावर -3 मीटर, ऐसा यूनिट में काम करेंगे। और जिस हाइट से फॉल कर रहा है इसको कैपिटल एच मैंने बोल दिया, ये है 500 मीटर। इट फॉल्स विथ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ एयर। विस्कस रेजिस्टेंस यानी कि एयर की फ्रिक्शन until at half its original height it attains its maximum terminal speed and moves with uniform speed thereafter। What is the work done by the gravitational force on the drop in the first and second half of its journey? What is the work done by the resistive force in the entire journey if its speed on reaching the ground is 10 meter per second? आइए बच्चों, सबसे पहले हम मास निकाल लेते हैं। कितना मास है रेन ड्रॉप की और जिस स्पीड से हिट किया है ग्राउंड को, ये स्पीड प्रॉब्लम ने दे दिया हमें 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ रेडियस गिवन है, रेन ड्रॉप का रेडियस गिवन है। रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल, लिक्विड ड्रॉप जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं। अब स्फीयर की वॉल्यूम, लिक्विड ड्रॉप की वॉल्यूम भी, वॉल्यूम कैपिटल वी लिखा हमने, स्मॉल वी स्फेरिकल लिख लिए है। भी वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ वॉल्यूम निकल गया तो मास ऑफ रेन ड्रॉप, मास ऑफ रेन ड्रॉप इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डी। डी फॉर डेंसिटी, डी को समझेंगे डेंसिटी, डेंसिटी एंड वी इज हियर वॉल्यूम। ठीक है, स्मॉल वी इज स्पीड। नाउ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास हो गया। अब दिस इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू रख लीजिए 3.14 या 22/7 भी रख सकते हैं। आर क्यूब 2 का क्यूब अलग कर दें, 2 का क्यूब 8, 10 टू द पावर -3 का क्यूब अलग कर दीजिए, 10 टू द पावर -9 कर लिया इसका क्यूब। नाउ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट करेंगे, चलिए थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं। नाउ दिस इज 3.35 10 टू द पावर -5 kg। अब जो हमें दिए गए हैं कि रेन ड्रॉप ये फॉल कर रहा है, ये रेन ड्रॉप सपोज करिए, अब यहां से ये फॉल कर रहा है। हाइट इसका बता दिया गया है हमें, ये दिस हाइट इज कैपिटल एच ऑफ रेन ड्रॉप, ये हाइट बता दिया गया है। अब ये रेन ड्रॉप जो है जो चला, इसका वेट mg किधर होगा, डाउनवर्ड। इनिशियल वेलोसिटी क्या है u 0। अब ये गिरते हुए हाफ डिस्टेंस पहले ट्रेवल करा इसने, जब हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करा तो इसके पास में आया मैक्सिमम स्पीड। अब ये मैक्सिमम स्पीड भी जो है ये कांस्टेंट है, आगे जो प्रॉब्लम कर रहा है, और इसी भी स्पीड से इसने ग्राउंड को हिट किया। ग्राउंड को हिट करने के समय स्पीड भी। अब जो ये h/2 डिस्टेंस चले हैं ड्रॉप, इसमें पूछ रहा है कितना है वर्क डन। अगेन फिर नेक्स्ट h/2 डिस्टेंस, ठीक है, नेक्स्ट h/2 डिस्टेंस जो ड्रॉप चले हैं फिर उसमें पूछ रहा है कितना है वर्क डन। h/2 डिस्टेंस अगेन जो रेन ड्रॉप चला इसमें कितना है वर्क डन, दोनों हाफ जर्नी में वर्क डन पूछा गया हमसे। अब देखिए बच्चों, सेकंड हाफ जर्नी में भी वेट तो हमेशा डाउनवर्ड ही होते हैं mg। अब
फर्स्ट हाफ जर्नी में वर्क क्या होगा, फोर्स mg डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट h/2 डाउनवर्ड। आपने पढ़ा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब होते हैं सेम डायरेक्शन में, देन वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव Fs। और बच्चों आपको यदि कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़े तो आपके पास में वर्क एनर्जी पावर की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहां से कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, सारी कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। आपको लिंक हमेशा मैं देता हूं और आपको पता भी अब चल गया है कि आप देखेंगे, ठीक है। स्मॉल लेटर में हैश ठाकुर सर यूट्यूब पर गूगल पर टाइप करिए, या फिर फिजिक्स बाय ठाकुर सर गूगल पर टाइप करिए, यूट्यूब पर टाइप करिए, आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट वर्क एनर्जी पावर का, वहां से सारा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। आइए अब लेते हैं वर्क डन इन फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ जर्नी। सेकंड हाफ जर्नी में भी सेम वर्क होगा, क्योंकि फोर्स mg डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, एंड सो वर्क विल बी प्लस Fs। तो फिर W1 कर देता हूं इसको फर्स्ट जर्नी में वर्क, सेकंड जर्नी में वर्क को मैं कर देता हूं W2। नाउ दिस इक्वल टू mg इंटू h/2, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, फोर्स डिस्प्लेसमेंट बीच का एंगल 0 डिग्री, देन W इक्वल टू Fs cos 0 डिग्री। नाउ रखिए वैल्यू मास हो गया 3.35 10 टू द पावर -5, g की वैल्यू 9.8, ऐसे 10 लेके भी कर सकते हैं, थोड़ी सी आंसर में राउंड ऑफ कर दीजिएगा। h/2 500/2 कितना होगा 250। नाउ इसको कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आता है, ये आ रहा 0.082 जूल। नाउ सेकंड पार्ट है, ऐसे पार्ट नहीं है, मैं अपने तरफ से सेकंड पार्ट कर दे रहा हूं। नाउ अब सेकंड पार्ट में हमें निकालना है व्हाट इज वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इंटायर जर्नी में, यहां से यहां तक जो ऑब्जेक्ट चला है, रेजिस्टिव फोर्स से वर्क हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स से वर्क निकाल लीजिए, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर लीजिए। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है ये, लगा दीजिए, या नहीं तो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमने दिया है आपको, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। दोनों में से जो मर्जी हो लगा लीजिए। चलिए मैं दूसरी बात जो बोला हूं उसको लगाता हूं यहां पर, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। अब रेजिस्टिव फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स, एयर की फ्रिक्शन है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इक्वल टू चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा KE, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, प्लस डेल्टा PE चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलिए इसको इक्वेशन 1 सपोज कर रहे हैं, और अब निकालते हैं डेल्टा KE चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा KE चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो हाफ mv² में से माइनस करिए हाफ mu², चेंज निकाल रहे हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करेंगे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इनिशियल हाफ mu² 0, -0 दिखाना जरूरी नहीं है, छोड़ दीजिए। डेल्टा PE चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर। नाउ दिस इक्वल टू, अब यहाँ पर हाइट क्या लेंगे 0। ऐसे तो मैंने कहा है कि आप ओरिजिन कहीं भी ले सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी का कहीं भी ले सकते हैं, बट मैंने ये भी कहा है लोएस्ट पॉइंट जहां पर हो ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास का, वहां पर यदि आप H0 पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं तो थोड़ी आपको काम करने में सुविधा महसूस होगा, यू विल फील कॉन्वीनियंस। तो फिर यहां पर हम ले रहे हैं H0, यहां पर ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या होगा mg हाइट h। अब देखिए इसको मैं कर दे रहा हूं U1,
इसको कर दे रहा हूं U2, क्योंकि ये पहले है, यहां से गिरा है ऑब्जेक्ट यहां तक, अब चेंज निकाल रहे हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1, तो U2 0 माइनस U1 mgh, ये हो गया माइनस mgh। नाउ टोटल कर लीजिए पहले, फिर इक्वेशन 1 में डाल देंगे, तो फिर डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पीई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, दोनों को ऐड कर रहे हैं, मास को कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया हमने, देन बच गया कितना, हाफ वी स्क्वायर माइनस माइनस जी एच, ये बच गए। नाउ दिस इज मास कितना है 3.35 10 टू द पावर माइनस 5। नाउ हाफ वी स्क्वायर, हाफ भी का स्क्वायर करें तो कितना होगा 100, ठीक है, माइनस जी 9.8। इंटायर जर्नी में h कितना है, h कैपिटल H 500 इंटू 500। चलिए जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, ठीक है, माइनस 0.163, माइनस 0.163 जूल। अब इक्वेशन 1 में वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर एक लाइन और लिखिए, आंसर फ्रेम करिए, ठीक है, आंसर बनाइए, फिर एक लाइन लिख दीजिए बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू, therefore work done by resistive force इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा पी, ये आ गया कितना माइनस 0.163 जूल। चलिए बच्चों, इस तरह से सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास में है, प्रॉब्लम करिए, मजे से करिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6.14, 6.14 क्या है 6.14 में, अब 6.14 में क्वेश्चन कर रहा है, अ मॉलिक्यूल इन अ गैस कंटेनर hits a horizontal wall with a speed 200 meter per second, an angle 30 degree with the normal, and rebounds with same speed. Is momentum conserved in the collision? Is the collision elastic or inelastic? जैसा कि आप पढ़े हैं कि यदि टारगेट मासिव है, बहुत ज्यादा मास वाला है, तो वहां पर क्या होते हैं, वो तो रेस्ट में रह जाता है। टोटल मोमेंटम कंजर्व हमेशा होता है कोलिजन में, क्योंकि कोलिजन में इंटरनल फोर्सेस होते हैं। एंड सो पहली बात, टोटल लीनियर मोमेंटम of the molecule and the wall system is conserved, यानी कि कांस्टेंट कंजर्व्ड, ठीक है। कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा होते हैं। अब मोमेंटम कंजर्वेशन, टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन, जो सिस्टम है उसकी टोटल लीनियर मोमेंटम लेंगे, देन इट इज कांस्टेंट। अब वॉल में तो कोई वेलोसिटी जनरेट होगा नहीं, वॉल में जब वेलोसिटी जनरेट नहीं होंगे, क्योंकि बहुत हैवी मास है वॉल का, सेम स्पीड से रिटर्न हो गया यदि मॉलिक्यूल आपका, तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रह जाएंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विथ वॉल की वेलोसिटी 0, एंड जब रिबाउंड हुआ मॉलिक्यूल
स्पीड सेम है तो काइनेटिक एनर्जी फिर सेम है, तो क्या कहेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, सो कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इज इलास्टिक। क्यों, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। 6.15 में आते हैं, can a pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of volume 30 meter cube। कोई टैंक है उसको फिल करता है पंप, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 30 मीटर क्यूब। नाउ इन 15 मिनट्स, टाइम दे दिया गया हमें 15 मिनट्स, 15 into 60 सेकेंड, ऐसा यूनिट में काम करते रहिए। एक टैंक इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड, एच दे दिया कितना ऊपर ले गया वाटर को, 40 मीटर अबव द ग्राउंड, एंड एफिशिएंसी ऑफ पंप इज 30%। एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट कर दिया मैंने, दिस इज 30%, 30%, 30/100 कर लीजिए। कभी भी एफिशिएंसी देता है तो आप उसको फ्रैक्शन बना लीजिए, 30/100, 30%, 30/100। नाउ हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है लेक्चर के दरमियान, एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। जो हम देते हैं किसी को वो इनपुट होता है, तो कितना पावर हमने, यानी पर सेकंड कितना एनर्जी हमने दिया मशीन को, ठीक है, ये होगा इनपुट पावर। तो फिर इनपुट पावर हमसे पूछ रहा है, PI कर दिया इसको हमने इनपुट पावर, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है, दिस इज इनपुट पावर, इनपुट पावर ये पूछ रहा है। अब जो मशीन काम करके दिखाता है, कोई एजेंट काम करके दिखाता है, उसको कहते हैं यूजफुल वर्क डन, या वर्क डन, दैट वर्क डन बाय टाइम को कहते हैं आउटपुट पावर, ठीक है, जो वर्क करके दिखाता है कोई मशीन, तो उस वर्क को टाइम से डिवाइड करिए, तो दिस इज कॉल्ड आउटपुट पावर। तो ये आउटपुट पावर निकालते हैं। तो इसमें हमें प्रॉब्लम ने कहा है कि रेज किया गया है वाटर को, इतना h हाइट उठाया गया है। आपने पढ़ा है कि जब वर्क डन बाय एजेंट होता है तो फिर वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो पता लगा लीजिए कि यदि m मास को h हाइट उठाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा। तो हम लोग ग्राउंड पर H0 ले रहे हैं और आप लेते रहिए H0, पोटेंशियल एनर्जी 0, यानी ग्रेटेस्ट पोटेंशियल 0, जहां पर लोएस्ट पॉइंट हो वहां पर H0 लीजिए, कन्वीनियंट फील करिएगा प्रॉब्लम में। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या लेंगे, फिर हम लोग mgh लेंगे। तो फिर वर्क डन बाय एजेंट, ठीक है, यानी वर्क डन बाय पंप, जो पंप ने वर्क किया है, W, this is equal to increase in potential energy mgh। now output power, this work done by time, जो वर्क करके दिखाया, जो दिखाया वो आउटपुट, और जो दिया हमने that is input। now output power, इसको मैं PO से नोट कर देता हूं, ऑफ द पंप, this is work by time, this is mgh by t। अब एफिशिएंसी ईटा, एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। नाउ हमें यहां से ईटा कितना है, 3/10, ठीक है, सॉल्व कर दिए हैं, ईटा 3/10, 30/100 को सॉल्व कर दिए हैं। नाउ दिस इक्वल टू आउटपुट पावर mgh by t, mgh by t, ठीक है, अपॉन इनपुट पावर यानी PI। तो हमें चाहिए PI, इनपुट पावर हमें चाहिए, तो कर दीजिए अब सॉल्व इसको, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, कहां से लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया PI इक्वल टू 10 mgh, न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा बाद में रखिए तो कैलकुलेशन जल्दी होता है, ठीक है ना। यहाँ से PI ले लिया हमने LHS में, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई mgh अपॉन t। नाउ 10
m कितना, मास कितना है, वॉल्यूम हमें दे रखा है, तो फिर मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, आप चाहें तो यहीं पर निकाल लीजिए मास, मास इक्वल टू वॉल्यूम 30 और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ये हो गया मास। तो फिर मास की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर, ये कर दे रहा हूं 314, एम ले लिया, जी की वैल्यू 9.8, एच की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाय टाइम टी कितना 15 इंटू 60, सॉल्व कर दीजिए फटाफट, कैंसिल करा हमने, 3 2 जा 2, 5 जा 5, 3 जा, चलिए अब इतना कर दिए, अब इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया दिस इक्वल टू 43.6 किलोवाट, यानी कि 43.6 10 टू द पावर 3 वाट, आप चाहे तो इसके पहले वाट भी लिख लें, 43.6 10 टू द पावर 3 वाट। अब इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे किलोवाट बन जाएगा। इनपुट पावर ऑफ द पंप इज 43.6 किलोवाट, यानी कि जो प्रॉब्लम कर रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप, तो पावर कंज्यूम्ड बाय द पंप, पावर गिवन टू द पंप, दिस इज 43.6 किलोवाट। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा। इस तरह से कॉन्सेप्ट्स आपके पास है, प्रॉब्लम आप बोल्ड होकर के सॉल्व करेंगे। यदि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व होता है, और आपको शुरू से ही फर्स्ट चैप्टर से हमने फुल कॉन्सेप्ट दिया है, जिससे कि आपने एनसीईआरटी सॉल्व किया, आपने एस.सी. वर्मा की बुक सॉल्व किया, आपने हेरोडोव सॉल्व किया, एंड सो करते रहिए सारे बुक से सॉल्व। पहले मैं एनसीईआरटी करा दूंगा, उसके बाद फिर अदर बुक पे आऊंगा। फिर 6.16 क्या है क्वेश्चन, 6.16 में कर रहा है टू आइडेंटिकल बॉल bearing in contact with each other and resting on a frictionless table are hit head on by another ball bearing of the same mass moving initially with a speed capital V. If the collision is elastic, which of the following is possible result after collision? बच्चों मैं सारा फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं इसमें कौन सा पॉसिबल होगा, ठीक है। तो देखिए पहले ये बॉल है, बॉल नंबर इसको कहा गया 1, स्पीड इसका है v, कैपिटल V इसके स्पीड है। अब ये चला, ठीक इसके सामने, बिल्कुल इसके सामने 2 बॉल्स हैं, इसके बिल्कुल सामने जो है सेम मास के 2 बॉल्स हैं, ठीक है, ये ऐसे टच में है। अब आपने पढ़ा है यदि सेंटर ऑफ मास वन लाइन के अलोंग होगा तो कोलिजन क्या होंगे, हेड ऑन कोलिजन, और प्रॉब्लम ने कह दिया इलास्टिक कोलिजन। अब देखिए मासेस सबके सेम है, सबका मास मैं m सपोज कर दे रहा हूं, बॉल नंबर 2 बॉल नंबर 3 सबके मास m मैं बगल में लिख दे रहा हूं m। आपने पढ़ा है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में यदि मासेस सेम होते हैं तो फिर वेलोसिटी म्यूचुअली एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। मतलब क्या, ये अपना वेलोसिटी इसको देता है, ये अपना वेलोसिटी इसको देता है, फिर ये अपना वेलोसिटी इसको देता है, ये अपना वेलोसिटी इसको देता है, इसलिए वेलोसिटी म्यूचुअली इंटरचेंज हो जाते हैं, वेलोसिटी का अदला बदली हो जाता है। तो अब जरा सोचिए इसमें से कौन पॉसिबल होगा। तो इसमें जो आपके बुक में फिगर है वो फिगर सेकंड पॉसिबल होगा। सेकंड फिगर में क्या है, सेकंड फिगर में दिखा रहा है ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 जो है, ये थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है बट सेम समझिएगा, ये दोनों टच में है
और ये दोनों है रेस्ट में। और जो अगला ऑब्जेक्ट है 3, ऑब्जेक्ट नंबर 3, ये ऑब्जेक्ट नंबर 3 ये चल रहा है स्पीड v से। तो क्या हुआ, ये चला भी स्पीड से, रेस्ट में है। 1 ने 2 को दिया अपनी स्पीड, तो 2 चलेगा भी स्पीड से, 1 आ जाएगा रेस्ट में। अब 3 है रेस्ट में, ठीक है। तो 2 जब 3 को हिट करेगा इलास्टिक कोलिजन, तो 3 चलेगा भी स्पीड से और 2 क्या हो जाएगा रेस्ट में। इस तरह से ये मोशन में, ये रेस्ट में, कोलिजन के बाद में ये मोशन में, ठीक है। ये रेस्ट में, फिर क्या हुआ, इसने इसको हिट किया तो ये मोशन में आ गया, ये रेस्ट में आ गया, एंड सो थर्ड बॉडी निकल गए बाहर के तरफ। चलिए सारे कॉन्सेप्ट आप लिए हुए हैं। 6.17 में ये क्या है, 617 में क्वेश्चन है द बॉब ए ऑफ पेंडुलम रिलीज फ्रॉम 30 डिग्री टू द वर्टिकल hit another bob B of the same mass at rest on table. Same question हो गया। How high does the bob A rise after collision? Neglect the size of bobs and assume the collision to be elastic. अब देखिए कि एक यहाँ से लटका हुआ है एक पेंडुलम बॉब यानी कि स्फीयर, ये लटके हुए हैं। ठीक इसके सामने यहाँ पर फ्लोर पर एक बॉल को दिखाया गया है, ये दिखाया गया। अब इसका नाम रखा गया ए, ये एंगल बता रहा है 30 डिग्री। नाउ ये लोएस्ट पोजीशन से वर्टिकली डाउनवर्ड है, सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये लोएस्ट पोजीशन पर है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फ्लोर पर, ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब ये बॉल ए यहाँ से चला, ठीक है, इसको दिखा रहा है, इसको दिया गया वेलोसिटी इधर के तरफ मोशन दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा, ये चलेगा, इसको हिट करेगा। मासेज है सेम, दोनों की मास है सेम, तो क्या होगा बच्चों, जैसे ही आवेगा यहाँ पर, ठीक है, ये हिट करेगा ऐसे लोएस्ट पॉइंट पर। इसकी वेलोसिटी जो होंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ ए को डॉटेड से, ये दिखा दिया हमने, बॉडी ए को दिखाया डॉटेड से। अब लोएस्ट पोजीशन पर जो ही आया ए, वेलोसिटी इसका होगा ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो फिर दूसरे बॉडी से हेड ऑन कोलिजन होगा, और कोलिजन है इलास्टिक, मास है सेम, तो क्या होगा, जिस स्पीड से ए हिट करेगा इसको, ये बॉडी उसी स्पीड से आगे निकल जाएंगे और ए क्या होगा, रेस्ट में आ जाएंगे, एट रेस्ट आफ्टर collision and so हमारा जवाब होगा कि बॉल ए will not rise, बॉल ए राइज नहीं करेगा। चलिए तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट सारे लिए हुए हैं, तो प्रॉब्लम करने में बहुत अच्छा लगता है यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नंबर 18, 618 क्या कह रहा है, 6.18 क्वेश्चन कर रहा है द bob of a pendulum is released from a horizontal position if the length of pendulum is 1.5 meter. What is the speed with which the bob arrives at the lowermost point given that it dissipates 5% of its initial energy against air resistance? देखिए आ गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो वही करेंगे जो अभी अभी करे थे हम लोग। मान लीजिए कि ये है फिक्स पॉइंट जहां से एक पेंडुलम बॉब ऐसे हॉरिजॉन्टल लटक रहा है। अब यहां से ये चला, ठीक है, लेंथ मैं अभी इसकी एल बोल दे रहा हूं। यहां से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये हो गया बॉब का मास एम सपोज कर रहे हैं, बॉब हॉरिजॉन्टल है। अब ये बॉब को जैसे यहां से छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये बॉब ऐसे चलेगा, नीचे की तरफ चलेगा, चलते हुए आवेगा अपने लोएस्ट पोजीशन पर, ठीक है। अब ये
बॉब का लोएस्ट पोजीशन मान लीजिए L। अब यहाँ से यहाँ तक जो बॉब आया, ठीक है, ये जो बॉब ऐसे आया है यहाँ से यहाँ तक, मोशन का नेचर तो फील कर गए, सर्कुलर है बॉब का मोशन, जैसा कि ऑलरेडी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से रिलीज किया हमने, इसको छोड़ा है बॉब को, u इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे 0, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग 0। इस पोजीशन को पोजीशन नंबर मैं 1 बोल दे रहा हूँ, पोजीशन नंबर 1, इस पोजीशन को मैं बोल दे रहा हूँ पोजीशन नंबर 2। अब यहाँ से पोजीशन 1 से बॉल चला, पोजीशन 2 है लोएस्ट पोजीशन बॉल का, बॉब का, यहाँ पर h लीजिए 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u ले लीजिए 0 लोएस्ट पोजीशन पर, तो फिर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा u इक्वल टू mg, और देखिए यहाँ से 0.1 का हाइट, लोएस्ट पोजीशन से 0.1 का हाइट कितना है L, तो mg L। काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पर 0। अब यहाँ से आया यहाँ पे क्या होगा, भागेगा बॉल आगे की तरफ, तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड है इसको हम भी सपोज कर ले रहे हैं। अब हमें प्रॉब्लम ने भी मांगा है, तो चलिए इनिशियली एट पॉइंट ए, इनिशियल पॉइंट ए पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कितना होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mgl। नाउ अब प्रॉब्लम का रहा है आपका, जो कह रहा है गिवन दैट इट डिसिपेट्स 5% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट रेजिस्टेंस, बता रहा है कितना एनर्जी खर्च किया है अगेंस्ट रेजिस्टेंस, तो फिर निकाल लीजिए वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू 5%, 5/100 ऑफ टोटल एनर्जी mgl। ये कैसे, तो अगेंस्ट फ्रिक्शन चलने में जितना एनर्जी खर्च हुआ, तो एनर्जी तो किसी वर्क में खर्च होगा, तो फ्रिक्शन अपोज किया, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, फ्रिक्शन पे विजय पाने में जितना एनर्जी खर्च किया बॉब ने, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। अब ये हो गया हमारा, इसको डिवाइड कर लें थोड़ा सा 20। अब आया नीचे, तो जैसा क्या पढ़े हैं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो निकाल लीजिए चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना, तो फिर डेल्टा, अब इसको मैं TME बोल रहा हूँ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में चेंज, दिस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा KE प्लस डेल्टा PE, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोजीशन 1 पर काइनेटिक एनर्जी 0, 1 से 2 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस 0 प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे 0, यहाँ पे mgl, तो क्या होगा 0 माइनस mgl करेंगे, तो क्या होगा माइनस mgl। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए m कॉमन निकाल रहे हैं, m को कॉमन निकाल लिया, बच गया हमारे पास हाफ v² माइनस g इंटू l। अब देखिए जो पढ़े हैं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो ये हो गया कितना mgl अपॉन 20 इक्वल टू m हाफ v² माइनस gl। नाउ m से m कैंसिल हो गया हमारा, अब सॉल्व कर रहे हैं, लाते हैं j इंटू l को इधर लाते हैं, तो फिर gl बाई 20 प्लस gl इक्वल टू हाफ v²। नाउ यहाँ से ये हो गया कितना हमारा, ये हो गया यहाँ से ये हो जाएंगे ये ठीक है, एक यहाँ पर साइन देना पड़ेगा आपको,
क्या देना पड़ेगा जान लीजिए। तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो निकाले हैं, दिस शुड बी नेगेटिव क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क है, एंड सो फ्रिक्शन का वर्क क्या होता है नेगेटिव, and so this is negative work done by non-conservative force, this is negative, नेगेटिव साइन दीजिए, नेगेटिव साइन दीजिए। नाउ कितना हो जाएगा ये 20 GL माइनस GL 19, ये हो गया आपको 19 GL बाई 20, ठीक है 20 GL माइनस GL 19 GL बाई 20, ठीक है, इक्वल टू हो गया हाफ V स्क्वायर, 2 से सॉल्व कर दें 10, नाउ V इक्वल टू यहाँ से निकाल लीजिए V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 19, G की वैल्यू ले लीजिए 10, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम। L की वैल्यू कितना है, L लेंथ दिया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर डिवाइडेड बाय ये हो गया डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10। चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं कैलकुलेटर से, एक मिनट देखिए कितना आता है, आप भी करिए। दिस इज 5.3 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से जब भी वर्क निकालेंगे तो वहां पर माइनस साइन हमें देना होता है, क्योंकि जैसा कि पढ़ा है फ्रिक्शन से वर्क माइनस FS होता है। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्या है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6.19, a trolley of mass 300 kg carrying sandbag। 6.19 वो ट्रॉली है, सैंडबैग को कैरी कर रहा है, sandbag of 25 kg, a trolley of mass 300 kg carrying a sandbag of 25 kg is moving uniformly with a speed 27 km per hour। ट्रॉली की जो इनिशियल स्पीड है मैं इसको UT कर देता हूँ 27 किलोमीटर पर आवर, अभी इसको मीटर पर सेकंड नहीं कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक आफ्टर अ व्हाइल sand starts leaking out of a hole on the floor of the trolley at the rate of 0.05 kg per second। What is the speed of trolley after entire sandbag is empty। देखिए बच्चों, ट्रॉली है, उस पर सैंड बैग है, उसमें से सैंड गिर रहा है, लीक कर रहा है, ठीक है। जो ट्रॉली और सैंड बैग की जो सिस्टम है, इस पर कोई हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जब तक हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है, मोमेंटम चेंज नहीं होंगे, एक्सेलरेशन नहीं होंगे, ठीक है, तो फिर क्या करें हम, बता दीजिए। F external force is 0 and so acceleration will be 0 and so UT will be constant, ये constant रह जाएंगे, and so जो बाद की स्पीड होगा यहीं रह जाएंगे, that is speed of trolley, this will be 27 किलोमीटर पर आवर। इसलिए कभी कभी न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए रहते हैं, तो फिर वहां पर यदि देखिए कि बॉडीज कभी सेपरेट हो रहा हो तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 होगा तो भी कांस्टेंट रह जाएंगे। कभी वर्टिकल डायरेक्शन में चेक कर लीजिए कि यदि नेट फोर्स कहीं वर्टिकल डायरेक्शन में, नेट एक्सटर्नल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में यदि 0 है तो फिर एक्सेलरेशन भी 0 होगा, एंड सो स्पीड रह जाएंगे कांस्टेंट। नेक्स्ट 6.20, a body of mass 0.5 kg travels in a straight line with velocity v equal to ax power 3/2। चलिए फंक्शन के फॉर्म में दे रहा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट
दे दिया 0.5 kg, ऑब्जेक्ट का मास दे दिया गया 0.5 kg, और जो स्पीड दिया गया v इक्वल टू ए एक्स रेज्ड पावर 3/2 दे दिया गया हमें v, पर ए 5 पर मीटर पर सेकेंड, ए का वैल्यू भी दे दिया गया आपको, ए इज 5 पर मीटर पर मीटर माइनस हाफ मीटर पावर माइनस हाफ एंड पर सेकेंड. What is the work done by the net force during the displacement x equal to 0 to x equal to 2 मीटर. बच्चों, जब कभी भी नेट फोर्स से वर्क निकालना हो तो सबसे पहले वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना. नेट फोर्स से वर्क या कहीं टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम पहले इनिशियल स्पीड निकाल लेते हैं, यू इनिशियल स्पीड को यू बोल रहे हैं, इक्वल टू, अब रखिए इसमें x का इनिशियल वैल्यू रखेंगे v के इक्वेशन में, e x का इनिशियल वैल्यू 0 पावर 3/2 0 पावर एनीथिंग इक्वल टू 0. फिर बाद की स्पीड v, या फिर आप इसको v1 कर लीजिए, इसको v2 कर लीजिए, v इनिशियल कर लीजिए, v फाइनल कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी हो. इसमें रखेंगे x का इनिशियल वैल्यू, v का इनिशियल वैल्यू मिलेगा, x का फाइनल वैल्यू रखेंगे, v का फाइनल वैल्यू मिलेगा. तो ये हो गया e. अब जो v का x का जो फाइनल वैल्यू है कितना है, x का फाइनल वैल्यू है 2 मीटर, x की जगह पर रखिए 2, रख दिया 2, पावर है 3/2 कर दिया. नाउ a की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में दिया है 5, रख लीजिए 2 का पहले क्यूब कर लीजिए और फिर अंडर रूट कर लीजिए. जब कभी भी पावर 3/2 हो तो बढ़िया होता है कि क्यूब करके पावर हाफ डाल लें, यानी कि रूट कर लें. नाउ दिस इक्वल टू 5 अंडर रूट 8 मीटर पर सेकेंड. नाउ वर्क डन बाय टोटल फोर्स, टोटल वर्क डन इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. नाउ दिस इक्वल टू हाफ m की वैल्यू रखिए, m कितना है 0.5, v का वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, रूट हट गया इनटू 8, v स्क्वायर कर लिए हम लोग. नाउ हाफ mu स्क्वायर तो 0 है, तो -0, चलिए लिख देते हैं. नाउ कैलकुलेट करिए, यहाँ से कितना होगा, 2 से इसको 4 हो गया, 100 इंटू 0.5 यानी कि 50 जूल. इस तरह से वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स या कहिए टोटल वर्क डन जब भी निकालना हो तो वहां पर सबसे पहले वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को यूज करिए, तो बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होता है. नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं. आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है 6.21, जिसमें कह रहा है द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल स्वीप आउट अ सर्कल ऑफ एरिया ए. जैसे आपने सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा क्लास 10 में, विंड मिल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. अब विंड मिल में क्या होता है, ऐसे ब्लेड्स लगे होते हैं, ये ब्लेड ऐसे बिल्कुल जैसे मैंने पेन रख दिया ऐसे स्वीप करता रहता है, ऐसे चलता रहता है. एयर जो पास करते हैं इसकी मदद से, तो बता रहा है कि ऐसे स्वीपिंग कर रहा है जो ब्लेड, इस तरह से एक सर्टेन एरिया को स्वीप कर रहा है. कितना एरिया स्वीप कर रहा है, ए सर्कल ऑफ एरिया ए. इस सर्कल का एरिया बता दिया गया हमें ए. विंड मिल का एक मैंने दिखा दिया ब्लेड, सारे ब्लेड नहीं दिखाएंगे, प्रॉब्लम कर रहे हैं. चलिए ए एरिया. अब पार्ट ए में कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, इफ द विंड फ्लोज एट अ वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द सर्कल, व्हाट इज द मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम t. ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलरली
ऐसे परपेंडिकुलरली एयर ऐसे पास कर रहा है, पूरे एरिया से पास कर रहा है। तो फिर बच्चों वॉल्यूम इन 1 सेकेंड यानी कि वॉल्यूम पर सेकेंड, एरिया इनटू स्पीड कर लीजिए, ये वॉल्यूम पर सेकंड निकल जाएगा। कैसे? एरिया क्या होता है? एरिया का यूनिट सोचिए मीटर स्क्वायर। भी का यूनिट जरा सोचिए, मीटर पर सेकंड। क्या देख रहे हैं? मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया, तो ए इंटू भी ये होता है वॉल्यूम इन 1 सेकंड, वॉल्यूम पर सेकंड। नाउ एनी टाइम टी में कितना वॉल्यूम होगा? तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन टाइम टी इक्वल टू ए इंटू भी इंटू टी। 1 सेकेंड में ए भी वॉल्यूम, तो टाइम टी में, टी सेकेंड में कितना वॉल्यूम? इंटू टी हो गया। अब वॉल्यूम निकल गया एयर का, तो फिर मास इसको मैं एम कर देता हूं, ऑफ एयर कितना? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ए भी टी वॉल्यूम हो गया, रो डेंसिटी ऑफ एयर, ये हो गया मास, रो इज डेंसिटी ऑफ एयर। नेक्स्ट आइए बी पार्ट में क्या है क्वेश्चन। बी पार्ट में है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। आराम से निकल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ हाफ एम की वैल्यू सामने है, ए भी टी रो इंटू वी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू हाफ ए वी स्क्वायर इंटू बी भी क्यूब इंटू टी इंटू रो। बस फटाफट निकल रहे हैं। चलिए पार्ट सी में क्या दिया है? Assume that the windmill converts 25% of wind energy into electrical energy. Okay, and area का वैल्यू दे दिया 30 मीटर स्क्वायर, v 36 किलोमीटर पर सेकेंड, डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस्ड? आइए बच्चों पहले हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल लेते हैं। कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी है पहले इसका पता लगा लें। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पार्ट सी में सबसे पहले हम निकाल लें इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू, इलेक्ट्रिक एनर्जी इस एनर्जी का, विंड एनर्जी का 25% का रहा है प्रॉब्लम, तो फिर 25%, 25/100 इंटू, अभी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखेंगे, अभी पहले इसी फॉर्म में रख लेते हैं, बाद में न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर लेंगे। ए भी क्यूब टी इंटू रो, ये हो गया। चलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी निकल गया हमें। अब हमसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है? हाउ मच विल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर, पावर पूछ रहा है। ओके, तो फिर पावर, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू क्या होगा? एनर्जी बाय टाइम, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम इज पावर। तो जो एनर्जी है कितना हमारा 1/4 2 जा 8 कर दे रहा हूं, ए भी क्यूब टी रो, और डिवाइड बाय टाइम कर लीजिए, एनर्जी बाय टाइम पावर हो जाएंगे, टी से टी कैंसिल हो गया। नाउ 1/8 अब रख लेते हैं वैल्यू। तो ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर भी क्यूब, भी कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, भी का वैल्यू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, भी इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे तो आप लोग को याद हो गया होगा ये सब कन्वर्जन, तो डायरेक्ट कर लीजिएगा, फिर भी मैं थोड़ा दिखा रहा हूं। 10 का क्यूब रो, डेंसिटी कितना दिया है? डेंसिटी इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब, 1.2 kg पर मीटर क्यूब। चलिए जरा इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके देखिए क्या मिलते हैं।
दिस इज इक्वल टू 4500 वाट। एक तरह से आपने सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा क्लास 10th में। अब उससे देखिए एनर्जी कैसे प्रोडक्शन हुआ उसका प्रॉब्लम किए क्लास 11 में आकर। इसी तरह से जो 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे रे ऑप्टिक्स में, वो सारे फिर से मिलेगा आपको 12 में, ठीक है ना। 10th क्लास की करंट इलेक्ट्रिसिटी फिर से आएगा 12th क्लास में। वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स करते हैं लोग। चलिए, और मैं तो बोल दिया हूँ कि जो बच्चे 11 के हैं सारे बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू कर दीजिए। वीडियो अवेलेबल है, ठीक है ना। जितना आगे शुरू कर दीजिएगा उतने फायदे में रहिएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रहे जो भी काम हो भाया एनसीईआरटी एंड भाया द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, हैलिडे, रेसनिक, वॉकर, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं 6.22। 6.22 प्रॉब्लम है हमारा। A person trying to lose weight, dighter, lifts a 10 kg mass। जो मास को लिफ्ट किया जा रहा है 10 kg मास को लिफ्ट करके वेट लॉस कर रहे हैं हम। वेट लॉस कैसे होता है? तो जैसा कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है E इक्वल टू mc स्क्वायर, या फिर इसी को कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मतलब कि एनर्जी यदि लॉस करेंगे तो मास लॉस होगा, मास एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, एनर्जी मास में कन्वर्ट होते हैं। मास और एनर्जी एक साथ कंजर्व होता है, ठीक है, यही सब आइंस्टाइन का कहना था। तो यदि कभी एनर्जी का लॉस करेगा कोई इंसान, अपने बॉडी की जो फैट है, फैट से मिलता है एनर्जी, तो यदि एनर्जी का लॉस करेगा तो फैट का लॉस होगा, फैट का मास कम होगा तो इंसान का मास कम होगा। यही मैकेनिज्म है। आइए इसी मैकेनिज्म को यूज कर रहे हैं। तो कर रहा है 1000 टाइम्स, 1000 बार ऊपर नीचे करता है, 10 kg वेट लिफ्टिंग करता है ऊपर नीचे। अब आगे कर रहा है कितना, टू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर, h 0.5 मीटर उठाता है हाइट। नाउ assume that potential energy lost each time she lowers the mass is dissipated। जो एनर्जी डिसिपेट होता है, खर्च होता है, उसकी बदौलत मास में लॉस होता है। चलिए पार्ट ए में हमसे पूछा गया हाउ मच वर्क डज शी डू अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क किया उन्होंने। W इक्वल टू वर्क डन बाय एजेंट, जैसा कि पता ही है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ा h हाइट उठाने पर, mgh। नाउ दिस इक्वल टू m मास 10, g की वैल्यू 9.8, h ले लिया हमने 0.5। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको और 1000 टाइम्स भी, 1000 टाइम्स, ओके 1000 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। 1000 बार अप डाउन किया है इनटू 1000, तो ये हो जाएगा 4900 जूल। चलिए 4900 जूल, 1000 ओके 49,000 जूल, 49,000 जूल। पार्ट बी में आइए। बी पार्ट में फैट सप्लाइज 3.8 10 to the power 7 जूल ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम फैट जो है वो देता है एनर्जी 3.8 10 to the power 7 जूल, which is converted to mechanical energy 20% efficiency rate। बट सारे फैट के एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। कितना कन्वर्ट हो रहा है? energy of fat converted energy of 1 kg फैट का मास दिया है 1 kg
एनर्जी ऑफ 1 kg 1 किलोग्राम फैट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि वेट लिफ्टिंग में जो वर्क हो रहा है, जो प्रोडक्शन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, इसमें कितना एनर्जी कन्वर्ट हुआ इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू, तो हमारा प्रॉब्लम 20% एफिशिएंसी है, यह है 20%, तो 20/100 इंटू फैट की एनर्जी कितने हैं 3.8 10 to the power 7, 3.8 10 to the power 7 जूल। कितने एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है 1 kg फैट के बर्न होने से। तब सोचिए इतने मैकेनिकल एनर्जी के लिए 1 kg फैट की जरूरत है, तो फिर इतने मैकेनिकल एनर्जी के लिए, इतना वर्क करने के लिए कितने फैट की जरूरत है, यानी कितना फैट खर्च करेंगे इतना वर्क के लिए, निकाल लीजिए। तो यूनिटरी रूल लगा देता हूं, 3.8 10 to the power 7 अपॉन 5 जूल कॉरेस्पॉन्ड्स मतलब कि देता है, बताता है, कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 kg 1 किलोग्राम फैट, 1 किलोग्राम फैट के कॉरेस्पॉन्डिंग इतने एनर्जी हैं, तो फिर 1 जूल कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 अपॉन 3.8 मल्टीप्लाई 10 to the power 7 अपॉन 5 kg फैट। तो फिर बच्चों इतना के लिए कितना फैट 49,000 जूल कॉरेस्पॉन्ड टू 5 को ले जा रहे हैं न्यूमरेटर में, 5 अपॉन ये हो गया 5 अपॉन 3.8 10 to the power 7 into 49,000 kg फैट। जरा इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके देखिए कितना फैट आ रहा है। 6.45 10 to the power -3, 6.45 10 to the power -3 kg फैट, इतने फैट बर्न होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या था, हाउ मच फैट विल द डाइटर यूज अप, यही हो गया यूज्ड फैट, दिस इज यूज्ड फैट एंड डाइटर यूज दिस अमाउंट ऑफ फैट। ठीक है, यूज्ड फैट 6.45 10 to the power -3 kg फैट। चलिए बच्चों, यहां तक हम आ गए हैं। अगले क्लास में 6.23 से आगे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।